बहुत सारी बात हुई थी, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट रीसेंट गेम से। आई थिंक सना मीर ने थोड़ी देर पहले सुबह बात की थी कि उनका दिल कहता है कि शायद वेस्ट इंडीज़ ये मैच जीत जाए। पता नहीं यकीन कितना था कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के कपड़े ही छोड़ दिए। बट वेलकम करना चाहूँगा हमारे सारे गेस्ट को, सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद हफीज़, सना मीर और उमर गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, भरोसे की और बिलीफ की जो सकलैन भाई कहते हैं उसकी इंतहा है कि आपने कलर ही छोड़ दिया उस टीम का जिस पे आपने कहा था जीतेगा। कलर से क्या होता है, दिल तो मेरा उनके साथ था ना, जीत गए वो लोग। आई थिंक जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की पहला मैच उनको देखा, जिस स्पिरिट से उन्होंने खेला, बड़े अरसे बाद वो पुरानी वेस्ट इंडीज़ वाली झलक नज़र आई है। और डैरन सैमी के आने से डेफिनेटली ऐसा लगता है टीम जेल कर रही है। तो ये मुझे उसमें भी नज़र आया। लेकिन दूसरा जो कंसर्न सबसे बड़ा था वो इंग्लैंड का कंसर्न है। इंग्लैंड की अगर आप पिछले काफ़ी अरसे से देखें तो नेपाल के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट 200 रन चेस करवा दिए इन्होंने, और आज भी काफ़ी रन्स करे। तो उनकी बॉलिंग ऐसी लग रही है जो बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर रही है। इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर हम बात करें तो एक ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी थी, सकलैन भाई ने कहा था 50-50 है, ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में भी यही था। ये नहीं था कि इतने मार्जिन से वो हराएंगे, बट क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज़ खासतौर पे। आई थिंक जिस तरह शर्फन रेदरफोर्ड की बात करें, रॉस्टन चेस की बॉलिंग की बात करें और कप्तानी की भी बात करें, रोमारियो शेपर्ड ने एक ही इंपॉर्टेंट विकेट ली, फिल सॉल्ट की एक ही ओवर कराया, उसके बाद उनको बॉलिंग नहीं दी, लेकिन हमने बाकी बॉलर्स को यूज़ किया। तो एक ऐसी टीम लगती है, जेल टीम लगती है, सबको अपना रोल पता है और एंजॉय करते हुए क्रिकेट खेलते हुए नज़र आए। तो बड़ा मज़ा आया मैच देखने का। दुनिया क्रिकेट में दो टीमें ऐसी हैं जिनको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल। उनका जब दिन होता है तो वो दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखते, और उसमें से एक है पाकिस्तान और एक है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के बारे में भी यही, और हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है कि T20 फॉर्मेट इनको सूट भी करता है और इनके प्लेयर्स अराउंड द वर्ल्ड लीग्स खेलते हैं, इनको मज़ा आता है ये फॉर्मेट खेल के। आज शायद वही दिन था जिसमें सिंगल हैंडली रदरफोर्ड ने एक ऐसा नॉक खेला, 42 गेंदों पे 76 बना दिए, बॉलिंग भी ज़बरदस्त हुई। ऐसा लग रहा था कि ये वो साइड है जिसको हराना बहुत मुश्किल होगा किसी भी मैच में। जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरीके से इन्होंने आगाज़ तो खैर उतना सॉलिड नहीं था, बट जिस तरीके से उन्होंने पिकअप किया और मोमेंटम को लेके चलते चले गए। और जब आप इंजॉय करते हैं, जो आप समझते हैं कि यार ये गेम जो है मैं बड़े दिल से खेलता हूँ, जब शॉर्टर वर्जन आते तो इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। आप चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल देखेंगे आप, चाहे वो ड्रेसिंग रूम में होंगे चाहे ग्राउंड के अंदर होंगे। तो आई थिंक बड़े बबली थे, बड़े पॉजिटिव थे, पॉजिटिव एनर्जी जो थी, वाइब जो थी अंदर नज़र आ रही थी। इंग्लैंड का जो है ना, मेरा ख्याल है जब से एशेज़ हुई है ना, इनका स्पोर्ट्स स्टाफ का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें चली कि भाई ये जो वर्ल्ड कप है इनके स्पोर्ट्स स्टाफ की आगे क्या उनका जो है ना लाएमल होगा, वो डिफ़ाइन करेंगे कि ये रखना है, छोड़ना है, किसी और को लेके आना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो इनके साथ एपिसोड हुआ है एशेज़ वाला, आई थिंक वो अभी भी स्पोर्ट्स स्टाफ के अंदर नज़र आया। ब्रैंडन मैकलम मुझे नज़र आया बाद में, एंड आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम कि वो जिस तरीके से आ रहा था और उनके स्पोर्ट्स स्टाफ जिस तरह आ रहे थे। और दूसरी साइड पे अगर वेस्ट इंडियन को देखें, जिस तरीके से उनके अंदर एनर्जी थी, डैरन सैमी और उसकी सारी टीम, आई थिंक फैबुलस इन्होंने क्रिकेट खेली, बड़ा इन्जॉय किया है इनको देख के आज। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को भी आप देखें तो ऐसा लगता है कि पावर हिटिंग उनकी ब्लड लाइन में, उनकी बॉडी का शेप, उनकी बिल्ड बिल्कुल अलग है। आप पिछले लॉट को ले लीजिए, पोलार्ड हैं या डिफरेंट प्लेयर्स हैं, अब इनके पास हेटमायर हैं। आज रदरफोर्ड ने जैसा नॉक खेला, 7 छक्के और 2 चौके लगे अपने 76 रन में, जो कि 42 गेंदों पे। तो हफीज़, जब ऐसी बैटिंग कर सके कोई एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में, तो वो ऑब्वियसली किसी हद तक ऑपोजिशन से गेम छीन के ले जाता है। नहीं, देखें, आपको वो अपने नंबर 4 नंबर 5 पे बड़े इम्पैक्टफुल प्ले रखते हैं, क्योंकि वो उस पूरे मैच का मोमेंटम बदल के रख देते हैं। येस यू नीड गुड ओपनर्स, येस यू नीड लोअर मिडिल ऑर्डर जो आपको फिनिश करके दे दे इफ़ रिक्वायर्ड, लेकिन आपका 4 और 5 एक ऐसा प्लेयर होता है जिसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो T20 के अंदर गेम को बदल के रख दे। तो आज की जो इनिंग्स है रदरफोर्ड की, वो उसी को समअप करती है। एक तो उनका टैलेंट, उनकी कंसिस्टेंसी, और जो एक जेलनेस मुझे नज़र आई, वो जो एक वैनम था ना, जो मिसिंग पार्ट था इन द रिसेंट वेस्ट इंडीज़ टीम, वो आज मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आया। जैसे वो मूव कर रहे थे फील्डिंग में, क्योंकि उनकी जो फील्डिंग की मूवमेंट थी वो इतनी एनर्जेटिक थी, इतने ज़्यादा वो पम्प्ड अप थे कि दे वांटेड टू हैव दिस विन। मुझे बहुत खुशी हुई देख के, जैसे सना ने बात की कि ये एक ऐसी टीम है जिसका स्पार्क, जिसकी जो खूबसूरती है वो हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि इनको हमने वो सब कुछ करते हुए देखा हुआ है जो क्रिकेट के फैंस को कनेक्ट करता है। लेकिन समहाउ वो फीस ख़त्म हो गई थी, समहाउ इनके वो वर्ल्ड कप से बाहर होना, कुछ इनके पॉलिटिकल इश्यूज थे, ब्रिंगिंग बैक डैरन सैमी एंड देन ऑल द प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर अ कॉज।
इज़ वंडरफुल टू वॉच। और साथ ही साथ क्रिकेट से सबसे ज़्यादा सिमिलर गेम है बेसबॉल, और क्योंकि यूएस काफ़ी करीब है इनके वेस्ट इंडीज़ के, इनके सारे बैटर्स बेसबॉल के कोचेस को बुलाते हैं बैट्समैन के लिए। इनके हाई बैक लिफ्ट होते हैं, पावर, अपर बॉडी सब नज़र आ रहा होता है, जितने मैंने पहले भी प्लेयर्स के नाम किए, एंड इनकी क्लीन हिट्स होती हैं, दे वेरी गुड। आज इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करते हैं। इंग्लैंड की बैटिंग की बहुत बात होती है, फायर पावर है और काफ़ी डेप्थ है इनकी बैटिंग में। इनकी बॉलिंग जो है, नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, सैम करन है, लेकिन लग रहा है कि जोफ्रा आर्चर जैसे फॉर एग्जांपल इनकी पेस ही इनका दुश्मन बनी हुई है इस वक्त। आज इनको 48 रन पड़े 4 ओवर्स में। आई थिंक सिवाय आदिल रशीद के जिन्होंने 16 रन दिए 4 ओवर में, 2 विकेट्स ली, बाकी सभी रन पे गए। आई थिंक आर्चर को लास्ट मैच में भी रन्स पड़े थे। आप सही कह रहे हैं कि समटाइम आपका जो पेस है वो भी आपका दुश्मन बन जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि आपको फ़ायदा भी देता है, क्योंकि आपका जो पेस है वो थ्रेड बन जाता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिसिप्लिन। आई थिंक इंग्लैंड के बॉलिंग में थोड़ी सी इनडिसिप्लिन है। सेकेंडली जो पिच है वो अकॉर्डिंग टू द पिच बॉल नहीं कर रहे, क्योंकि जो इंडिया के पिचेज़ है और श्रीलंका के पिचेज़ में इसमें डिफरेंस है। इंडिया बैटिंग जो पिचेज़ है वो मोस्टली बैटिंग पिचेज़ है, वहाँ पे बॉल स्किड होके आता है। वहाँ पे आपको बड़े डिसिप्लिन होकर बॉल करना होगा। आपकी जो लेंथ है वो बड़ा ज़बरदस्त, उसको आपने जज करना है। लाइक अराउंड 5 to 6 मीटर का जो लेंथ है वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास वेरिएशन नहीं तो बेस्ट ये कि पेस के साथ आप बैट्समैन को क्रैम्प करें, उसके वेस्ट हाइट पे बॉल करें। आई थिंक जिस तरह आपने कहा कि एक बॉलर हमें आज नज़र आया आदिल रशीद, जो अपनी वेरिएशन को बड़ा ज़बरदस्त यूज़ कर रहा था, पेस को बड़ा ज़बरदस्त वेरी कर रहा था। इंग्लैंड के इस बॉलिंग अटैक में पेस तो इनके पास है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग पार्ट है जो इनके लिए पास्ट में रोल प्ले कर रहा था, क्रिस जॉर्डन। वो उसका बड़ा ज़बरदस्त पार्ट था। इनिशियली जब उसको ज़रूरत पड़ती थी पावर प्ले में एक आधा ओवर कर रहा था, फिर मिडल में और डेथ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेथ के ओवर है, क्योंकि जो पहला पावर प्ले है और जो लास्ट के 4-5 ओवर है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पावर प्ले आपके लिए एक टोन सेट करता है, लेकिन जब आप मैच जीते हो तो लास्ट 3-4 ओवर पे आप मैच जीते हो। तो ये इनके पावर प्ले भी अच्छा नहीं जा रहा, डेथ के ओवर भी अच्छे नहीं जा रहे, जो कि आई थिंक ये स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो लास्ट ओवर है पेसर उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। और क्रिस जॉर्डन बड़े डिसेप्टिव भी थे, उनकी पेस अच्छी खासी थी, इतना दिखता नहीं था, यॉर्कर्स उनके बड़े एक्यूरेट थे। अगर हम बात करें ओवरऑल, हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स का ज़्यादा बोलबाला रहा है, लेकिन वानखेड़े में आज स्पिनर्स सना ज़्यादा चले हैं। दोनों साइड्स पे आप देख लें, आदिल रशीद ने 2 विकेट्स ली और इकोनॉमिकल थे। जो आई थिंक क्लेवर चीज़ नज़र आई वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ने धावा बोल दिया था, लेकिन जल्दी पेस ऑफ कर दिया उन्होंने और मोती और चेज के साथ 5 विकेट्स हासिल किए। आई थिंक दे डिड नॉट अलाउ देम टू यूज़ द पेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। बिल्कुल, हम पिछले अगर वेस्ट इंडीज़ का मैच हो, हम बात कर रहे थे अकील हुसैन का नए बॉल से इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, वो आज इन्होंने किया और उसकी वजह से ऑब्वियसली मिडल ओवर्स में इनको एक और बॉलर चाहिए था, जिसको रॉस्टन चेज उतना अच्छा टोटल एक आपने पोस्ट कर दिया था और शुरू में दोनों तरफ से उतना तेज़ स्टार्ट नहीं था। फिल शॉर्ट ने अच्छा किया, बट जॉस बटलर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुए, बाद में उन्होंने उसको कवर कर लिया था, लेकिन उसकी वजह से टाइम मिला इनके बॉलर्स को आराम से अपने आप को लाइन और लेंथ सेट करने का भी। और जैसे हफीज़ भाई ने बात की कि जो फील्डिंग में एक एनर्जी नज़र आ रही थी, उससे ऑटोमेटिकली बैटर्स पे बहुत प्रेशर आता है। सिंगल्स आप रोक रहे हैं, अच्छे कैचेस पकड़ रहे हैं, एक लाइवली एटमॉस्फेयर है अंदर फील्ड में। तो आई थिंक एवरीथिंग दे डिड राइट टुडे वेस्ट इंडीज़। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और एक फिनिशिंग टच चाहिए होता है आपको हर टीम में। बीच में रदरफोर्ड ने अच्छे खासे रन्स बना दिए, आखिर में जेसन होल्डर ने 33 बनाए सिर्फ 17 गेंदों पे, तो वो फिनिशिंग टच जो 196 पे उनको ले गया। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट वेल, यू फिनिश वेल। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो 2 और मैचेस हुए, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड। प्रैक्टिस शुरू कर रहे थे या स्लो रन पे करते या बाउंसर पे, हमेशा मैं उनकी ये कहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर कमांड आप हासिल करो, उसको ज़्यादा रिपीट करो अगेन एंड अगेन, ताकि वो ड्यूरिंग द मैच आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आपको उस पर कमांड हो, आप आंखें बंद करके भी वो चीज़ करो। तो आई थिंक मेरा भी यही था कि मुझे अपने स्ट्रेंथ का पता था कि ये बॉल है, ये मेरा स्टॉक बॉल है और इसी पे मुझे कामयाबी मिलती है। तो आई थिंक यॉर्कर जो जिस तरह आप अगेन एंड अगेन बात करें, ये वन ऑफ द बेस्ट बॉल है और इसी से आपके सर्वाइव है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि जिस तरह आज का जो पिच था वहाँ पे स्लो रन इतना वो ग्रिप करके नहीं आता। मे बी श्रीलंका आप चले जाओ, कोलंबो वगैरह आप कहते हो, प्रेमदासा पे वहाँ पे जो आज ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग की वहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा था, लेकिन कंडीशन को अगेन जो सेकी भाई कह रहे थे कि आप वन डायमेंशन
गेम नहीं कर सकते, चाहे आप बैटर हो या बॉलर हो, वन डायमेंशन बॉलिंग नहीं कर सकते, प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। तो इसके लिए आप अगर जहाँ पे बॉल ग्रिप नहीं हो रहा, स्लो वेरिएशन नहीं हो रहे, तो इट्स बेटर कि आप यॉर्कर पे आ जाए। मैं गुल से एक सवाल करना चाहता हूँ छोटा सा, कि जो शमार जोसेफ है, मुझे उसका रिदम बहुत अच्छा लगा। आपने भी उनको देखा होगा, कौन सी ऐसी चीज़ उनकी स्पेशल लगी आपको जो आप बताएं हमें या व्यूवर्स को? कि क्योंकि मुझे ये लगा कि उन्होंने यॉर्कर मारे, उन्होंने लेंथ अच्छी हिट की, ही वाज बॉलिंग विद अ गुड पेस, तो मुझे उनकी रिदमिक मूवमेंट और उसका जो रिपीटेबल एक्शन था बड़ा अच्छा लगा। देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो आपकी फिटनेस ऑब्वियसली, वो अगर आप उसको देखें तो हमें देखने में मज़ा आता है, उसके जिस तरह मस्कुलर है, जिस तरह वो स्लिम है माशाल्लाह, जिस तरह वो दौड़ रहा है। एक तो आपकी फिटनेस हो गई, सेकेंडली आपकी क्लैरिटी, कि आपके जहन में जब आप जाते हो कि आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये डिलीवरी करके ये यॉर्कर करने जा रहा हूँ या बाउंसर करने जा रहा हूँ, आपकी क्लैरिटी हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो बात की ना, जो रिदम, तो रिदम का मतलब क्या हो? ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं ना कि हमारे पाकिस्तान टीम में भी जो बॉलर्स फॉर्म में या रिदम में आप उनको खिलाएं, क्योंकि रिदम मीन्स ये है कि जो आप सोचते हो बॉडी उसको वो करता है, वो उसको रिस्पॉन्स करता है। तो आई थिंक उसका रिदम अच्छा है, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी भी है। एक ऐसी चीज़ अपनी नॉलेज के लिए कि जैसे शमार जोसेफ है, टॉप हैवी हैं, आपने बोला बिल्ट अच्छी है, ऐसे बॉलर के लिए ज़्यादा लोड यॉर्कर पे होगा या बाउंसर पे? आई थिंक उसको ज़्यादा उसको एडवांटेज है। लास्ट में उसने 5 पे आउट किया, या इवन आज भी एक आउट किया है, उसकी हाइट की वजह से और उसके जो बैक ऑफ द लेंथ वो बॉल मार रहा है, विद इन द स्टम्प मार रहा है, टुवर्ड्स द बॉडी मार रहा है। आई थिंक अगर उसको एक चीज़ में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर आप अपने उस पर स्ट्रेंथ पे रहो, और उसकी जो वेरिएशन स्लो रन वो बड़ा अच्छा करता है उसके साथ। सकलैन, आपने काम किया है इनके साथ, इनका अब जैसे कहते हैं ना माइंड सेट ही अलग है, दे मोर रिलैक्स्ड सॉर्ट ऑफ अ ग्रुप। और एक वाक़या आपको बताता हूँ, मैं टीम के साथ था तो सुबह उठ के नाश्ते के लिए जा रहा था होटल के रूम से, कॉरिडोर से सामने से क्रिस गेल आ रहे थे, तो मैंने बोला कमाल है आज इतनी जल्दी उठ गए। कह रहे नहीं मैं अभी वापस आ रहा हूँ। तो इनका माइंडसेट आप बताएं किस तरह से, कि कहते हैं ना किसी की एक रूटीन होती है, किसी का एक स्टाइल होता है, आप उसको चेंज नहीं करते। आप कहते हैं अगर इसी जोन में अगर वो काम करके दे रहा है तो अब यू हैप्पी विद इट, बट हाउ आर दे इन द ड्रेसिंग रूम एंड व्हाट इज देयर अप्रोच? आपने न्यूजीलैंड का बताया था कल परसों, इनका क्या फॉर्मूला है? ये बहुत लाउड होते हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर भी, जैसे ग्राउंड में नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह ड्रेसिंग रूम में बहुत ही लाउड होते हैं। ऐसा नहीं कि खाली जो है वो प्लेयर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, इवन स्पोर्ट्स स्टाफ भी, वो भी बहुत लाउड होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। इनके लिए समझ लें कि T20 कार्निवल है, वो बहुत इन्जॉय करे होंगे। इन्होंने रात को भी जाना है, चश्मे लगाने हैं, म्यूज़िक सुनते हुए जाएंगे, वापस आएंगे इसी तरह जो आपने कहा। तो आई थिंक ये फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, रिगार्डलेस कि किसके साथ मैच हो रहा है। इसीलिए अनप्रडिक्टेबल इनको कहा तो जाता है, बट ये किसी को भी पकड़ सकते हैं, और ऑन द डे ये मूडी भी बहुत ज़्यादा है। और अगर इनका मूड ख़राब है तो आप समझें कि अब इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर हो जाएगी। तो कोचेज़ जितने भी आते हैं वो इनके मूड का ख्याल रखने के लिए आते हैं, रादर दैन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्टिस या उसकी बातें कर रहे हो। तो डैरन सैमी जो है वो भी बहुत इंटेलिजेंट किस्म का बंदा है, और उसको पता है कि इनका मूड क्या है, और उनके मूड को बहुत कंट्रोल करते हैं। उस दिन हफीज़ ने बात की थी इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, शायद कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है क्योंकि डिफरेंट आइलैंड नेशंस हैं मिला के वेस्ट इंडीज, बट जब ये एक ड्रेसिंग रूम में होता है दे आर वन, और इज इट ऑलवेज लाइक आई एम ट्रिनिडाड एंड आई एम? देखिए मैंने इसीलिए बताया ना कि ये जो डैरन सैमी को जो लेके आए हैं, इनके आयरलैंड की बहुत ही गंदी सियासत है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे था, हाँ जी, हर छोटे छोटे जो भी डैरन सैमी वहाँ, हाँ, तो डैरन सैमी को लेके इसलिए आए कि क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, और वो मैन मैनेजमेंट स्किल किसी के साथ वो, मुझे याद पड़ता है जब ये कैप्टन भी था एक मैच में, इसने एक दूसरे आयरलैंड के वर्ल्ड कप के विनिंग कैप्टन, हाँ जी, उससे पहले जो वर्ल्ड कप था उसमें मैं इनके साथ था, जो बांग्लादेश में हुआ 14 वाला, उसमें मैं इनके साथ था। ये नया कैप्टन इनको बनाया गया, तो मैच खैर 12 हम जीत गए। तो वो सारे कोचेज़ के पास जाके पूछता था कि मेरी कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन पे तुमने फलाने बॉलर को, गालिबन रसल आर्नल्ड आया हुआ था, आंद्रे रसल, हाँ, वो नया ही टीम के अंदर आया था, तो इसने उसको ओवर दे दिया। हालांकि ये उस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर में आता था, बॉलिंग अच्छी करता था। तो जब इसने उसको ओवर दे दिया तो उस ओवर में थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मैच तो बहरहाल हम लोग जीत गए। तो मेरे से इसने पूछा, मैंने कहा ये देखो सारा स्कोर कार्ड मेरे सामने, तो मैंने कहा यहाँ तुम समझते हो कि कहीं तुमने ओवर में किसी को गलत दे दिया? तो करते करते कहने लगा ये वाला मुझे लगता है। तो मैंने कहा क्यों दिया? कहते मुझे ऐसा ख्याल था कि मुझे इस बच्चे को चांस देना चाहिए,
और इसको मैं अपने करीब कर लेता। मैंने कहा मैच में ऐसी चीज़ नहीं कर सकते आप, मैच में आपको बेस्ट ऑप्शन है उसी के पास जानी थी। कहते नहीं वो टीम हमारी अच्छी पोजीशन में थी, तो मैंने कहा मैं इसको अभी चेक कर लूँ। तो उधर से अंदाज़ा लगा। फिर बाद में उसने कहा कि ये बच्चा अभी आया है नया, तो मैं चाह रहा हूँ जेल हो जाए। और उसने जो ओवर दिया उसके जाके 10 में ठीक कर रहा था, उसके 10 में टाइट किए, जाके उससे बात की, उसने ओवर में थोड़ी सी पिटाई लग गई, मोमेंटम शिफ्ट हुआ। बट क्योंकि इसकी सोच अच्छी थी, इंटेंशन अच्छी थी, जिसकी वजह से टीम जो है वो मैच भी जीती। मैन मैनेजर तो बहुत अच्छा खिलाड़ियों को लेके चलता है। ठीक, चलिए, ये बात हुई वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के मैच की, एंड कांग्रेचुलेशंस टू वेस्ट इंडीज़। मैचेस को देख के आने वाली टीमें इस ग्राउंड पे जो खेलेंगी प्रेमदासा पे, वो थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगी व्हाट सीम्स टू बी वर्किंग ओवर देयर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं उस मैच की जिसने आज बहुत मज़ा कराया। हमने देखा इस मैच को और वो चले जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। ये वो है साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच, और आज साउथ अफ्रीका ने प्रूव कर दिया कि वो क्रंच मोमेंट पे चोकर्स नहीं है। उन्होंने मुकाबला छोड़ा नहीं, डबल सुपर ओवर हुआ और एंड में साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया। कुछ गलतियां नजर आई, अफगानिस्तान शायद बेहतर कर सकता था एक सर्टेन स्टेज ऑफ द मैच पे, लेकिन बहुत ही शानदार मैच हुआ। आई थिंक पहली बार ही है ICC T20 वर्ल्ड कप में कि 2 सुपर ओवर हुए हो और इस तरह का मुकाबला हुआ हो। इस मैच को जब देखते हैं, मैं उमर गुल से स्टार्ट करता हूँ। उमर, आज बॉलर होना बड़ा टफ था। लुंगी इंगीडी ने भी यही कहा, फिर उसके बाद आपने देखा कि फारूकी ने भी बॉलिंग की। वेरी टफ टू बी अ बॉलर इन दीज सिचुएशन, स्पेशली T20 में जहाँ पे 20 रन 23 रन एक ओवर में बन रहे हैं और अच्छे से कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल टफ था बॉलर्स के लिए, और स्पेशली विकेट आप इससे अंदाज़ा लगाए कि 2 पावर प्ले के बावजूद भी पहले इनिंग्स में जितना रन हुआ, फिर 2 पावर प्ले में जिस तरह हुआ रन हुआ करे, क्योंकि ये जो T20 फॉर्मेट है इसमें आपके सारे परफॉर्म नहीं करते, 1-2 प्लेयर परफॉर्म करते हैं या 1-2 अच्छे ओवर आपके मैच को पलटा सकते हैं। तो आई थिंक आज के मैच में जिस तरह गुरबाज ने पहली जो 20 पूरे मैच हो रहा था उसमें जो बैटिंग की है, फिर बाद में जिस तरह उमर ज़ैन ने पावर प्ले में बैटिंग की है, तो आई थिंक आई एम श्योर कि इनको एक कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हम चेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपने स्किल्स को बैक करना है और बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, वेदर वाइज काफ़ी टैक्सिंग था प्लेयर्स पे, और बार बार आना, चेंज करना, पहले पूरा मैच, फिर पहला सुपर ओवर, दूसरा सुपर ओवर, मिस्टेक्स हुई कहीं ना कहीं, ऐसा फील हुआ। सना से पूछ लेते हैं, जैसे सुपर ओवर्स में क्या अफगानिस्तान बेहतर कर सकता था? हमने देखा डिस्कशन हो रही थी मैच से पहले, आने से पहले मोहम्मद हफीज़ से कि नबी का सेकंड सुपर ओवर में बैटिंग भेजना समझ नहीं आया। बिल्कुल, आई थिंक वो हफीज़ भाई ने स्पॉट ऑन पिन पॉइंट किया, क्योंकि वो ना उन्होंने इस मैच के अंदर जो बैटिंग की उसमें ऐसा नज़र आया। मेरे ख्याल से राशिद खान का इस तरह की वो बैटिंग कर सकते हैं जिस तरह की वो बॉलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले सुपर ओवर के बाद आप सेम बॉलर को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते रूल्स के मुताबिक, तो एटलीस्ट बैटर भी जो आउट हो चुके वो यूज़ नहीं कर सकते, वो भी उनको भी यूज़ नहीं कर सकते। तो उसमें ख़ास तौर पे मुझे ये नज़र आया कि चलो पहला तो आपने फारूकी से करा लिया, दूसरे में विद योर वेरिएशंस मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो लेफ्टी से बॉल बाहर नहीं निकाल सकते, वो लेफ्टी को भी पकड़ सकते थे और राइटी को भी पकड़ सकते थे। हैरत तो वो भी हुई थी जब महाराज को इतना बड़ा गैम्बल था, उन्होंने ओवर दिया था, क्योंकि उनके पास लुंगी इंगीडी के बाद क्योंकि ओवर नहीं कर सकते थे, ऑप्शन थे। मैं ये बता दूं आपको, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, बताइए। हमारा प्रोग्राम सिर्फ हम ही नहीं बोलते, पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, तो लकी कमेटी वहां पे भी लेकिन यहाँ पे ये जो नबी आया है ये लकी कमेटी के थ्रू है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पाया इस बात को कि आपका रहमान गुरबाज भी आपके पास बैठे हैं और उमर ज़े भी हैं। उमर ज़े पिछली जो इनिंग्स थी जिसमें सुपर ओवर, उसमें शानदार 16 रन या कितने रन उन्होंने किए। आप कैसे हुआ, किसके दिमाग में ये सोच आई कि जिस बंदे ने पिछले मैच में कुछ नहीं किया, पिछली इनिंग्स में कुछ नहीं किया, इस मैच में उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, वो पहले जा रहा है, वो लकी कमेटी कुछ कह रहे थे आप? जी मैं आई थिंक सना जिस तरह वो कह रही थी ना कि राशिद के बारे में कि आपको बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ कैप्टन आपको स्टेप अप करना चाहिए था। मेरे ख्याल से वहाँ पे जब आपको पता चल भी गया कि अजमतुल्लाह उमरज़ी ने पहले जो 20 ओवर का पूरा जो मैच हुआ था उसमें 4 ओवर में उसको रन्स पड़े थे, और उसको विकेट मिली है, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, वो शेकी था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कैप्टन का बनता है, और आप जब टॉप T20 के टॉप बॉलर में, वर्ल्ड के टॉप बॉलर में, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई। बैटिंग में तो उन्होंने जो भी किया, लेकिन जो दूसरा सुपर ओवर था वहाँ पे राशिद को खुद बॉल करना चाहिए था, उनको एज ए कैप्टन, एज ए सीनियर प्लेयर खुद आना चाहिए था। थोड़ा सी रिलक्टेंस नजर आई स्पिन को। आपका क्या टेक है? महाराज को जब उन्होंने ओवर दिया, आई थिंक कॉन्फिडेंस रबादा पे नहीं था, नो बॉल्स भी हो रही थी, यानसन भी मौजूद थे, लेकिन स्पिनर को देना, 3 छक्के तो पड़ गए थे, निकल गया ओवर, लेकिन
व्हाट डिड यू फील जब ओवर हुआ नहीं था और जब बॉल दी गई? इधर भी लकी कमेटी है, इधर लगती ऐसी ही है मुझे कि जब ऐसे जेंसन मौजूद हो, जो बात आपने की है, उसकी मौजूदगी में स्पिनर को ओवर दे देना मुझे भी थोड़ा हैरानगी हुई टैक्टिक्स वाइज। देखिए अगर आपने किसी भी स्पिनर को 20वां ओवर कभी नहीं करवाया ना, तो आप ऐसी सिचुएशन में सुपर ओवर में नहीं लेके जा सकते। अगर आपने इसकी प्रेपरेशन की हुई तो आप लेके जाएं। अगर उन्होंने लकी कमेटी की है तो फिर तो लकी फिर कमेटी एक दूसरी क्या चीज होती है कि अगर टर्न नजर आ रहा हो ना हमें कि यार यहाँ पे स्क्वायर टर्नर है, फिर लाना चलो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो हमने इस पूरे मैच में जो भी स्पिनर था उसको मार ही पड़ी है। नहीं, इसने 4 ओवरों में 27 रन दिए, थोड़ा ठीक था ये। वैसे तो ये इनका बड़ा शातिर किस्म का बॉलर है, इसको कंट्रोल बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये जिसकी वजह से मशहूर है, टेस्ट क्रिकेट में बड़ा कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है, वनडे का बड़ा अच्छा बॉलर है, T20 में भी अपना काम कर जाता है। बट अगेन अगर इसने 20वां ओवर नहीं किया हुआ और टर्निंग ट्रैक नहीं है तो मेरा ख्याल है ये लकी कमेटी है। सकी भाई मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है सोशल मीडिया पे, इसने खुद डिमांड किया है कोच के पास जाके कि मुझे कराने दे। अच्छा जी, बट आई थिंक अगर देखें अगर उसने खुद डिमांड किया, चले अच्छी बात है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। बट मैं ये समझता हूँ ऐसी सिचुएशन में आपके जो मेन स्ट्राइकर हैं, मेन बॉलर हैं, उनको करना चाहिए था कि भाई मैं आता हूँ, वसीम भाई हैं फर्स्ट सपोज, वक़ार भाई हैं, ऐसी सिचुएशन में वो तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को आने जाने दें। आप एज बॉलिंग कोच देते स्पिनर को ओवर? मैं बिल्कुल मैं तो अपने जेन्युइन पेसर के साथ जाता, क्योंकि स्पिनर्स पे या तो ये कि क्वालिटी स्पिनर हो, या जिस तरह हफीज़ ने कहा कि अगर टर्न होना हो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टर्न होना, तो आप स्पिनर पे चांस ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो अपने प्रीमियम बॉलर को देता, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, बॉल पुराने हैं, वही बॉल रिपीट हो रहे थे, तो एटलीस्ट आपके पास जेन्युइन एक रिवर्स स्विंग का चांस है। स्पिनर को एनी टाइम, जिस तरह गुरबाज 2 बॉल इवन 2 बॉल मिस भी हो गए पहले 2 बॉल गुरबाज ने, फिर भी आप स्पिनर पे आप एनी टाइम आप हिट मार सकते हो। तो आई थिंक अब जो भी उनका डिमांड था, या लेकिन कैप्टन को और कोच को ये डिसीजन लेना चाहिए था कि अपने प्रीमियम बॉलर से कराए। और बैट्समैन भी जो है जब वो देखता है कि प्रीमियम बॉलर नहीं आ रहा, दूसरा आ रहा, तो उसका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। और इसी तरह राशिद तो T20 में नंबर 1 रहा है, उसको तो इस तरह की चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, उसको खुद आ जाना चाहिए था। हमने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ऐसे किया था, बाबर ने 100 किए थे और उस पर सुपर ओवर बैटिंग ही नहीं की, ऐसा हुआ। तो बस वो हर जगह होता होगा। एक क्विक आंसर आपसे लेता हूँ, ऐसी जीत डबल सुपर ओवर, ऐसी हार आपको स्काई रॉकेट करती कॉन्फिडेंस को, या बहुत हेवीली डेंट करती है? आपके ख्याल में अफगानिस्तान के इस वक्त मेंटल स्टेटस एज अ टीम क्या होगा, इतनी मेहनत के बाद भी आपको 2 पॉइंट नहीं मिले? देखिए, अफगानिस्तान ऑब्वियसली उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि अब ऑलमोस्ट वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड भी अपना 2 पॉइंट्स उनके पास हैं, साउथ अफ्रीका के पास भी पॉइंट्स आ गए, 4 पॉइंट्स आ गए हैं। तो अब वो मेरा नहीं ख्याल कि इस रेस में मज़ीद रह सकते हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप तो उन्होंने उठा ली ट्रॉफी, बट लिमिटेड ओवर्स की ट्रॉफी अभी उनके लिए उठानी बाकी है, और जो टैग उन पे चोकर्स का लगा हुआ है, वो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, उनसे गलतियाँ हुई हैं, बट दे वर एबल टू कम बैक। फील्डिंग के थ्रू भी वो वापस आए गेम में, बॉलिंग के थ्रू भी वापस आए, बैटिंग के थ्रू भी वापस आए। तो ये आई थिंक इन द लॉन्गर रन साउथ अफ्रीका को फ़ायदा दे सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे ब्रेक के बाद। जैसे गुरबाज ने आज शानदार बैटिंग की।